नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्ट्रेट एज। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्ट्रेट एज। देखिए, अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि एक लाइट सोर्स के सामने एक ऑब्स्टेकल रखा जाए तो लाइट बेंड होती है उस ऑब्स्टेकल से टकरा के। तो डिफरेंट तरीके के ऑब्स्टेकल हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने जब हाफ पीरियड जोन पढ़ा था तब हमने सर्कुलर ऑब्स्टेकल्स रखने का प्रयास किया था। पहला रखा था जिसमें रेडियस उसका R1/2O। R1 क्या था? रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। और फिर देखा था कि P पॉइंट पर जीरो इंटेंसिटी पहुंच रही है। फिर जब हमने ऑब्स्टेकल का साइज बढ़ा दिया और उसको फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के साइज के बराबर कर दिया, तब हमारा P पॉइंट पर इंटेंसिटी मिल रही थी। फिर हमने क्या किया, अगली क्लास में जब जोन प्लेट पढ़ा तो जोन प्लेट में अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन्स को ग्लोब कर दिया और फिर हमने देखा कि लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रही है और मल्टीपल पॉइंट्स पर भी फोकस कर रही है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के ऑब्स्टेकल रखने पर डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग अलग बन रहा है। आज हम एक स्ट्रेट एज, लाइट के एक स्ट्रेट एज को ऑब्स्टेकल बनाएंगे। आप मान लीजिए कि जैसे कि ये लाइट सोर्स है, ये पॉइंट P0 है और ऐसा एक ऑब्स्टेकल लाइट के बीच में रख दिया, तब कैसा डिफ्रैक्शन होगा। स्ट्रेट एज का मतलब है कि जो ये एज है, इस एज पे लाइट टकरा के कैसे बेंड होती है, कैसा पैटर्न स्क्रीन पे फॉर्म करती है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। अब पिछली क्लासेस की तुलना में यहां पर एक अलग तरह का लाइट सोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं और उस लाइट सोर्स के कारण अलग तरह की वेव फ्रंट बनेंगी और अलग तरह के हाफ पीरियड जोन बनेंगे। पिछली जितनी भी क्लासेस हमने डिस्कस करी उसमें हमने क्या किया था, लगभग सब में हमने प्लेन वेव कंसीडर करी थी, उसका एक प्लेन वेव फ्रंट था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है और इसमें एक ऐसी स्लिट कर दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कार्डबोर्ड है कोई, तो इसके अंदर एक पतली सी ऐसी स्लिट कर दी गई है इसकी लेंथ के अलोंग और वहां से लाइट डाली गई है। तो लाइट एक आपका लाइन सोर्स है। आप ये मान सकते हैं जैसे आपकी ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट एक लाइन सोर्स है, तो हर डायरेक्शन में उससे लाइट जाती है। तो जब आपका लाइट सोर्स लीनियर है तब उसके अंदर जो वेव फ्रंट बनता है वो सिलेंड्रिकल बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका लाइट सोर्स ऐसा है, एक लाइन है, उस लाइन से जो लाइट रेज निकलेंगी वो हर सिलेंडर की हर डायरेक्शन में निकलेंगी। तो आपका ये वेव फ्रंट जो बनेगा वो इस केस में सिलेंड्रिकल होगा। अब इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के कारण हम हाफ पीरियड जोन्स को कैसे बनाएं। हमने प्लेन वेव के केस में तो सिंपल हमारा प्लेन वेव फ्रंट था। इस तरीके से एक सेंट्रल लाइन थी, सेंट्रल लाइन से हमने ऐसी लाइन चूज करी जो सेंट्रल लाइन से λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करती हो और वहां पर एक सर्कल ड्रॉ हमारा हमने कर दिया था। अब यहां पर देखिए आप, लाइट सोर्स से जो लाइट निकली और P0 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज सिमेट्रिकल, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जो लाइट आपकी यहां सीधी पहुंची, अब हमें ये देखना है कि जो अगली लाइन में बनाऊं, जो पाथ ट्रेवल करके आए वो यहां पर एक्स्ट्रा λ/2 का पाथ ट्रेवल करके आनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर इसकी देखिए, ये सारी रेज जब इस वेव फ्रंट पर पहुंच रही है, यहां तक का उनका पाथ सेम है, पाथ डिफरेंस यहां से क्रिएट होता है। तो जो पाथ ये था, इस नेक्स्ट लाइन का पाथ उससे λ/2 एक्स्ट्रा है। क्लियर है? अगली लाइन का λ/2 और एक्स्ट्रा है। तो यदि आप इसको ऐसा देखें, ये देखिए, ये जो मैंने सेंट्रल लाइन बनाई है, ये लाइन P0 के थ्रू पास कर रही है। कहने का मतलब P0 नहीं, O0 के थ्रू। जैसे यहां पर एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा ना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट O के थ्रू जो ऐसे लाइन बनेगी, वो लाइन आपकी सेंट्रल लाइन है। यहां से मैंने इस वेव फ्रंट को ऐसे दिखाया आपको। क्लियर है? अब जो ऊपर वाली लाइन है, जो यहां पर M1 पॉइंट बनाया है, M1 पॉइंट यहां पर है इस लाइन के सेंटर में। सेंटर से जब ये लाइन चली, एक यहां पर और एक M1 तक पहुंची,
तो M1 तक अनेक लाइन पहुंचेंगी और फिर वो P पॉइंट पर जब मिलेंगी तो इस लाइन से जितनी लाइंस P पॉइंट पर पहुंचेगी सबका पाथ डिफरेंस λ/2 फैक्टर से बड़ा होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर λ/2 से बड़ा है तो ये सारा रीजन जो आपका मैं डैश कर रहा हूं ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। सिमिलरली नीचे से जो रह गई ये भी एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल करेगी, लेकिन वो ब्लॉक हो जाएगी, वो अलग बात है। अगर पहुंच रही होती तो इसका पाथ डिफरेंस भी एक्स्ट्रा λ/2 होता। तो कहने का मतलब जो सिलेंडर की सेंट्रल लाइन है उसके दोनों साइड आपका क्या बनेगा, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन बनेगा। अगर इसकी आप फिगर बनाकर देखना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आप मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो इसके दोनों साइड जो पट्टियां बनेंगी वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कहलाएंगी। फिर उसके बाद देखिए आप M2 से जो यहां पहुंचेगी P नोट पर वो एक्स्ट्रा λ/2 पाथ ट्रेवल करेगी, तो यहां पर और एक नीचे से भी, तो ये दोनों पट्टियां आपकी सेकंड हाफ पीरियड जोन कहलाएंगी। तो आपकी सेंट्रल लाइन के सिमेट्रिकली ऊपर सेकंड हाफ पीरियड जोन की दो पट्टियां एक ऊपर एक नीचे, फिर थर्ड हाफ पीरियड जोन की दो पट्टियां एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से आपका हाफ पीरियड जोन यहां पर बनेगा। पिछले केस में ऐसा नहीं था क्योंकि वहां पर सर्कल्स बन रहे थे और सर्कल्स में आपके दोनों पार्ट ऊपर और नीचे के एक साथ कंटिन्यूस हमें दिखाई दे रहे थे। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट समझ में आ गया होगा और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के कारण बनने वाले हाफ पीरियड जोन्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम रिजोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहां तक हमने कवर कर लिया कि इस टाइटल का मतलब क्या है, वेव फ्रंट और हाफ पीरियड जोन कैसे दिखेंगे। अब अगर मान लीजिए हमें डिफ्रैक्शन का पता ही नहीं है, हम ये मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तब क्या होता, अगर यहां से लाइट निकली है और यहां आधे पोर्शन पर मैंने एक ऑब्स्टेकल रख दिया है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो इस ऑब्स्टेकल के ऊपर वाला पोर्शन है स्क्रीन पर वो सारा इल्यूमिनेट हो जाएगा और नीचे वाला डार्क रहेगा। अगर हम ये मानते हैं कि लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो रे ऑप्टिक्स को फॉलो करती है। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट आपकी बेंड करती है अगेंस्ट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। तो यहां पर ऑब्जर्व ये किया गया कि ये जो आपकी स्क्रीन है यहां पर P पॉइंट के ऊपर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट स्पॉट्स हमें दिखाई दिए। जैसे यहां पे हाफ पीरियड जोन्स की पट्टियां थी वैसे ही हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट के ऐसे पूरे बैंड्स दिखाई दिए। और जो P नोट के नीचे का एरिया है शेडो रीजन, जहां पे शेडो बननी चाहिए थी, वहां पे भी लाइट तो है लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करके जीरो की तरफ बढ़ जाती है। नीचे के पोर्शन में बैंड नहीं बनते, क्लियर है। ऊपर वाले पोर्शन में बैंड बनते हैं, नीचे वाले में लाइट ग्रेजुअली डिक्रीज करके इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। जब एक स्ट्रेट एज पे हमने एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराया तो ऐसा लाइट का पैटर्न हमें मिला। तो हम अब डिफ्रैक्शन की नॉलेज को यूज करके इस पैटर्न को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आगे का टॉपिक हमारा ये है। P नोट पॉइंट पर आप बताइए कि क्या आपकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा और इंटेंसिटी कितनी बनेगी। अगर मैं P पॉइंट की बात करूं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P नोट विल बी फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ये आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है ऊपर नीचे। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के नीचे वाले पोर्शन से जो लाइट आ रही थी वो तो आपके एज ने ब्लॉक कर दी, ऊपर वाले के कारण पहुंचेगी। तो कंप्लीट हाफ पीरियड जोन के कारण आप मान लीजिए P नोट पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन था y1। अब कितना होगा y1/2, क्योंकि उसका हाफ पोर्शन ब्लॉक कर दिया गया है। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड हाफ पीरियड जोन की एक पट्टी ऊपर होगी और एक पट्टी नीचे होगी। नीचे वाली पट्टी ब्लॉक है और ऊपर वाली ओपन है, तो सेकंड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा
y2/2 y3/3 एंड सो ऑन। इसको जब हम टोटल करेंगे तो इसका ऑलरेडी टोटल हमने देख रखा है। अगर ये 2 से डिवाइड ना होता, सिर्फ y1 + y2 + y3 होता तो इसका सॉरी यहां पर एक मैंने गलती कर दी है, यहां माइनस आएगा, अल्टरनेट माइनस प्लस आएगा, क्योंकि सेकंड के कारण जो कंट्रीब्यूशन है वो आउट ऑफ फेज है, क्योंकि वहां पर पाथ डिफरेंस λ/2 का है। तो अगर मैं 1/2 को कॉमन ले लूं तो उन सब का रिजल्टेंट हमने ऑलरेडी निकाला था हाफ पीरियड जोन के केस में, कितना आया था y1/2। तो इसका आएगा आपका रिजल्टेंट y1/2। ये हमारा y एट p0 निकल के आया। क्लियर है? अब देखते हैं हम कि इसके ऊपर जब मैं जाऊंगा, हमें क्योंकि स्टडी ये करना है कि ऊपर में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो हमने ऊपर एक P1 पॉइंट कंसीडर किया, और P1 पॉइंट ऐसा है कि लाइट सोर्स से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हुई P1 पर पहुंचाई। क्लियर है? अब जो रे यहां से इस तरीके से यहां जाएगी, इसमें इस सेंट्रल लाइन में और इस लाइन में पाथ डिफरेंस λ/2 का है। अगर ये b है तो ये b + λ/2 है। सिमिलरली मैंने यहां से एक लाइट ऐसे P1 तक पहुंचाई। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हाफ पीरियड जोन्स होते हैं वो उस बात से डिसाइड होते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम लाइट इंटेंसिटी किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे यहां पर P0 पर लाइट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो हमने S से P तक एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करी और उसके सिमेट्रिक हमने हाफ पीरियड जोन्स बनाए, उनका कंट्रीब्यूशन स्टडी कर लिया। अब जब मुझे P1 पर स्टडी करना है तो मैं S1 से P को सेंट्रल मानूंगा और उसके जो बगल वाले रीजन्स हैं इसको फर्स्ट हाफ पीरियड जोन मानूंगा। क्लियर है? उसके बाद वाला जो ये वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, सेकंड हाफ पीरियड जोन। सिमिलरली एक यहां से यहां भी सेकंड हाफ पीरियड जोन है, लेकिन इसके कारण लाइट ब्लॉक हो जाएगी। सिमिलरली आपका ये थर्ड हाफ पीरियड जोन का अपर स्ट्रिप और थर्ड हाफ पीरियड जोन की ये लोअर स्ट्रिप। ठीक है? अब मैं P1 पॉइंट पर सभी हाफ पीरियड जोन के कारण कंट्रीब्यूशन को अगर कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, yp1। अब आप ध्यान से देखिए, अब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का ऊपर वाले स्ट्रिप का कंट्रीब्यूशन भी और नीचे वाले स्ट्रिप का कंट्रीब्यूशन भी दोनों का आ रहा है। तो यहां पर y1 के कंट्रीब्यूशन y1/2 नहीं बल्कि y1 हो जाएगा। फर्स्ट के कारण पूरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अब सेकंड स्ट्रिप का नीचे वाला पोर्शन ब्लॉक हो गया है। देखिए हमने P1 को ऐसे ही सिलेक्ट किया है कि उसके बगल वाले हाफ पीरियड जोन के दोनों स्ट्रिप्स वहां पर आ जाएं। क्लियर ना? क्योंकि हमने पॉइंट को सिलेक्ट ही इस तरीके से किया है। तो सेकंड हाफ पीरियड जोन का लोअर जो पोर्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो वहां पर कंट्रीब्यूशन -y2/2 ही रहेगा। और ऊपर जाएंगे तो उन सब के ऊपर वाले पोर्शंस तो ओपन हैं और नीचे वाले ब्लॉक हैं, तो आगे सेम रहेगा y3/2 एंड सो ऑन। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन में यदि मैं y1/2 ऐड कर दूं, एक मिनट, ये y1/4 आएगा। सॉरी, y1/4 इसलिए आएगा क्योंकि हमारा सिंपल एडिशन कितना था, y1/2 था। सिर्फ y1/2 और y3 इन सबको ऐड किया तो y1/2 था, 1/2 कॉमन है तो y1/4 आ जाएगा। क्लियर है? अब नीचे वाली टर्म को आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाली टर्म में मैं y1/2 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगी। तो ऊपर वाली में इसमें y1/2 ऐड करो, 1/2 + 1/4 विल बी 3y1/4। Resultant amplitude at point P1 is this।
अगर सेंट्रल पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखूं, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी ड्रॉ करूं, तो P नोट पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y1/4 है। लेट से ये इतना है, ठीक है। P1 पॉइंट पर, ये पॉइंट P1 की सीध में यहां बनाया है। P1 पर देखिए आप, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, 3 टाइम्स हो गया है। तो आप वहां पर, और हमें पता है इंटेंसिटी क्या होती है, इसका स्क्वायर होती है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ा है तो इंटेंसिटी बड़ी होगी। तो इसका मतलब P1 पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ आप यहां मान लीजिए, ये आपकी P1 पॉइंट पर इंटेंसिटी है। क्लियर है? अब देखते हैं एक और पॉइंट P2 सिलेक्ट करते हैं, जो कैसा है, S से जब मैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ करूं और एक लाइन O पर जाती हुई फिर P2 पर जाए, तो सेंट्रल लाइन और SOP2 इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए, λ/2 नहीं। और इनके बीच में एक लाइन और एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका पाथ डिफरेंस सेंट्रल लाइन से क्या है, λ/2 है। तो अगर मुझे P2 पर इंटेंसिटी निकालनी है तो यहां पर हाफ पीरियड जोन इससे भी अलग तरीके से बनेंगे। सेंट्रल लाइन ये होगी और आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ये होगा। अब अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट yP2 निकालूं, तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की दोनों स्ट्रिप्स ओपन हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन yP2 पर पहुंचेगा। तो लेट्स से y1 माइनस y2, y2 भी पूरा आ गया। क्लियर है? अब सेकेंड हाफ पीरियड जोन की बात करूं, देखिए ध्यान से, ये और ये यहां, ये भी पूरा आएगा, तो मैंने वो भी y2 लिख दिया। थर्ड हाफ पीरियड जोन की जब मैं बात करूंगा, ऊपर वाला तो पहुंचेगा और नीचे वाला ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो रखा ऑब्स्टेकल रखी है, नीचे स्ट्रेट एज रखा है। तो उसकी थर्ड के कारण हमारा कंट्रीब्यूशन y3/3 ही रहेगा, y3/2 ही रहेगा, आगे y4/2 ही रहेगा। अब आप इस इक्वेशन को यहां से ध्यान देंगे तो इस इक्वेशन में यदि मैं -y/2 एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब इसके अंदर मैं -y2/2 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3y1/4 माइनस y2/2। अब इसको मैं यहां ड्रॉ करूं, सिमिलर ग्राफ आपका, ये आपकी इंटेंसिटी P0 पे है, फिर आपकी P1 पर थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ गई थी। अब आप कंपेयर कीजिए इसको और इसको, ये देखिए इसकी तुलना में ये इंटेंसिटी फिर से घट गई। क्लियर है? पर इसकी तुलना में ये इंटेंसिटी ज्यादा है। कैसे? यहां पर देखिए y1/4 है, इस टर्म को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं तो आप y1/4 तो एक्स्ट्रा निकाल लीजिए यहां से। इसमें 3/4 में से 1/4 आ गया तो 1/2 आ जाएगा, तो y1/2 माइनस y2/2 हाफ कॉमन आ गया, y1 माइनस y2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये टर्म तो था ही ऊपर और यहां पर y1 y2 से हमेशा बड़ा होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म होगी, तो इसके अंदर कुछ ऐड होके ये बन रहा है। तो जो ये इंटेंसिटी एट P2 इट इज लोअर देन दिस बट हायर देन दिस। तो कहने का मतलब ये हुआ, इससे तो ये इंटेंसिटी थोड़ी सी बड़ी होगी पर इससे छोटी होगी। कहीं आप यहां मान लीजिए, यहां, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, P2। फिर निकालते हैं P3। देखिए P3 जब ऊपर पॉइंट कंसीडर करेंगे तो थर्ड हाफ पीरियड जोन का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा और बाकियों का आधा। तो थर्ड का आधा तो यहां पे ले ही रखा है, उसमें आधा और ऐड कर दें, तो इसी के अंदर आधा ऐड कर दो आप,
3y1/4 माइनस y2 प्लस y3 जब इस टर्म में कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब इंटेंसिटी एट पॉइंट P3 इज हायर देन एट P2। तो आपकी जो आगे कोई P3 पॉइंट होगा वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी पिछले के मुकाबले। इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दो यहां, तो इसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होगी इस तरीके से। यहां आप आगे भी निकाल सकते हो, P4 पे निकालना चाहो तो, है ना। P4 पे कितना हो जाएगा, P4 पे इसके अंदर आपका y4 का कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, और y4 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि ये आउट ऑफ फेज है। तो माइनस y/4 वहां पे था तो माइनस होगा। अब आप P4 y यहां पर y लिख लीजिए, जो P4 है इट इज P3। हमें पूरा माइनस y4 बनाना है क्योंकि y4 का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन चाहिए। हाफ पार्ट यहां है ही, तो आधा और आ जाएगा माइनस y4/2। कहने का मतलब P4 से वो इंटेंसिटी घट जाएगी, तो P4 से ये P3 से घट जाएगी। P3 की इंटेंसिटी इतनी है तो वो उससे कम होगी। P3 की इंटेंसिटी इतनी है तो वो यहां जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ये इसमें डिफरेंस आपको कम शो हो रहा है, मैं इसको यहां बना देता हूं एक बार। ये आपका ऐसा बनेगा, मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट P0 पर इंटेंसिटी इतनी है, तो उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर आपकी घटती है, फिर बढ़ती है, पर उससे कम पीक होता है, घटती है बढ़ती है इस तरीके से। यह आपकी इंटेंसिटी का पैटर्न होता है। इस स्क्रीन पर पहला मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से अल्टरनेट आपके डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। ये तो हमने देखा कि ऊपर वाले पोर्शन में आपका अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बन रहे हैं। अब देखते हैं जो शैडो रीजन था हमारा, वहां पर ऐसे बैंड्स न बन के लाइट ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। उसका क्या कारण है? उसका सिंपल सा रीजन है, जैसे हमने यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को P0 से P1, P2, P3 ऐसे ले गए। अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे लेके आए तो आप जब यहां पर लेके आएंगे, यहां लेके आएंगे P1 डैश मान लीजिए इसको, तो आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का पूरा कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका ये सेंट्रल लाइन होगी और उसका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ये बनेगा और ये पूरा ब्लॉक हो रहा है। आप और नीचे लेके आएंगे तो फर्दर आपका y2 का कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाएगा, y3 का भी। तो सारे कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे जैसे नीचे लेके आऊंगा मैं। तो इसका मतलब इससे मैं इस साइड चलूंगा तब आपकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली घटती बहुत जल्दी ही जीरो पर पहुंच जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया कि आपका अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा कैसे बनते हैं और शैडो रीजन में आपकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली कैसे डिक्रीज करती है। आइए अब देखते हैं कि जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट हमारे स्पॉट्स बने हैं उनकी पोजीशन क्या है। जो आपका सेंट्रल पॉइंट P0 है उससे कितनी दूरी पर वो आपके अल्टरनेट मैक्सिमा, मिनिमा या फिर डार्क या ब्राइट स्पॉट्स बन रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक Pnth ब्राइट स्पॉट सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए पहला ब्राइट स्पॉट था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे nth ब्राइट स्पॉट था, उसको हमने वहां पर Pn, उस पॉइंट को Pn नाम दे दिया। अब एक रे जो S से चल के Pn पर पहुंचेगी वो हमारी सेंट्रल लाइन होगी और उसके अकॉर्डिंग हाफ पीरियड जोन्स बनेंगे। अब मैंने क्या किया, एक रे जो S से चली O पर पहुंची और फिर आपकी Pn तक गई। इन दोनों रेज का पाथ डिफरेंस निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं पहले, और फिर उसको हम
उस पर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मैक्सिमा की कंडीशन लगाएंगे, वो बाद में देखेंगे। पर अभी हम इन दोनों रेज का पाथ डिफरेंस एक बार निकाल रहे हैं। देखिए पाथ डिफरेंस जब आप निकालेंगे तब एक बात और, सोर्स से जहां हमें ऑब्स्टेकल रखना है, स्ट्रेट एज जहां रखना है उसकी दूरी a है और स्ट्रेट एज से स्क्रीन की दूरी b है, और जिस पॉइंट पर हमारा nth ब्राइट स्पॉट बना है वो सेंटर से xn की दूरी पर है। ये 3 पैरामीटर्स हमें गिवन है। तो जो पाथ डिफरेंस निकलेगा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं SPN। SPN क्या होगा? SPN के लिए ये ट्रायंगल आप कंसीडर करें और ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो ये लेंथ a प्लस बी, ये xn, तो आप सिंपली बोल सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस xn का होल स्क्वायर। यहां पर यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लें, अंडर रूट है उसके कारण वो बाहर निकल के a प्लस बी हो जाएगा और अंदर में आपका रह जाएगा 1 प्लस xn स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जिस स्क्रीन पर आपके ये पैटर्न बन रहा है वो पी नोट पॉइंट के बहुत नजदीक हैं, वो सारा पैटर्न उसके बहुत नजदीक ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो xn है इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a एंड b, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यदि आपका a और b की तुलना में ये टर्म बहुत छोटा है तो यहां पर हम एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, अगर x 1 की तुलना में बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए इफ x इज मच लेस देन 1। अगर x आपका 1 से बहुत छोटा है तो जो पावर है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरीके से ब्रैकेट खुलेगा। अब यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर xn से बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है तो पूरा टर्म 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इस पावर को यहां नीचे ऐसे ला सकते हैं। तो आपका हो जाएगा SPN इक्वल टू a प्लस बी बाहर कॉमन है ही, अंदर आपका आ जाएगा 1 प्लस xn a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका xn है, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो ये आपका xn है। अब एक बात और ध्यान से देखिए, यदि मैं SPN और SOPN का पाथ डिफरेंस निकालना चाहूं तो इसमें से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये रेडियस है, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब मैं यहां से यहां का और यहां से यहां का इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकाल लूं तो भी चलेगा। तो आप SPN की जगह यदि MPN निकालना चाहें तो कितना होगा, MPN इज इक्वल्स टू SPN माइनस SPN में से ये घटा दे, अगर ये a है तो ये भी a होगा माइनस a। SPN यहां पे क्या था, SPN को एक्सपेंड करो, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी आ गया। इसके साथ जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे है, a प्लस बी एक टर्म यहाँ आएगा तो वो नीचे वाले को कैंसिल करेगा एक टर्म को, तो एक बचेगा वहां पे, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस xn का स्क्वायर टू a प्लस बी, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, एक टर्म उससे कैंसिल हो गया और बाद में लास्ट में आएगा माइनस a। इसको सोल्व करोगे तो आपका MPN आ गया, MPN इक्वल टू ये a इसको कैंसिल करेगा, ये बन गया आपका b प्लस xn
का स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी। क्लियर है? सिमिलरली अब मुझे निकालना है OPN। OPN आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस XN का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस XN का स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ, अंडर रूट। अब यहां b कॉमन निकाल लीजिए, b स्क्वायर बाहर निकल के क्या बनेगा, b बन जाएगा क्योंकि अंडर रूट है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस XN का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर रेज टू पावर हाफ। यहां पर भी सेम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, XN इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू b, तो ये टर्म एक से बहुत छोटा होगा, तो हम पावर को यहां ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा b 1 प्लस हाफ XN स्क्वायर b स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक b कैंसिल होगा, ये बन जाएगा b प्लस XN स्क्वायर अपॉन 2b। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब आप पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस डेल्टा विल बी इक्वल टू OPN माइनस MPN। इसका मतलब दो में से पहले को घटाएंगे, दो में से पहले को घटाएंगे तो आप यहां से देखिए b से b कटेगा, XN स्क्वायर बाय 2 कॉमन आएगा, XN स्क्वायर बाय 2 कॉमन आएगा, यहां बच गया आपका 1 बाय b और वहां बच गया 1 बाय a प्लस b। इस साइड इसको एलसीएम लोगे तो ये इस साइड आएगा, इस साइड आएगा a प्लस बी माइनस बी a। ये आपका हो गया XN स्क्वेयर बाय, नीचे एलसीएम लोगे तो 2b इंटू a प्लस बी और ऊपर आपका आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी इज a ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये पाथ डिफरेंस निकला। अब यदि पाथ डिफरेंस आप एक बार सोच के देखिए, अगर फर्स्ट हाफ ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा होता तो इसके आपका SOP1 और SP1 इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होता, लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो फर्स्ट का अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, जो सेकंड है ऊपर जो सेकंड आएगा वहां पे कितना होगा 3/2 लैम्डा। फिर अगर आपका नेक्स्ट मैक्सिमा आएगा वहां 5/2 लैम्डा। इसका मतलब आपका nth मैक्सिमा के लिए आपका 2n-1 लैम्डा बाय 2 इस तरह का पाथ डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? n को आप यहां 1 से स्टार्ट करके कुछ भी लिख सकते हैं। xn को एक साइड निकाल लो और बाकी सारी टर्म को उस साइड ले जाओ, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। xn स्क्वायर आपका आ गया, xn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n-1 तो आप यहां रख लीजिए और साथ में आ गया ये पूरा टर्म उस साइड जाके कुछ कांस्टेंट हो गया है ना, और हम जब xn निकालेंगे तो वो अंडर रूट भी होगा, तो उस कांस्टेंट के ऊपर जब अंडर रूट लगा तो उसको हमने k मान लिया सारे को और यहां अंडर रूट एक और आ गया। आई थिंक सिंपल है, जो भी कांस्टेंट आप उसको उस साइड ले जाइए, दोनों साइड अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट लेके जो कांस्टेंट टर्म के ऊपर अंडर रूट आया उसको मैंने k मान लिया टोटल को, और बचा आपका 2n-1 अंडर रूट। ये आपका क्या आ गया, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट, कि आपका कितनी दूरी पर ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो आप इसको यहां पर अगर एन्यूमरेट करना चाहें थोड़ा सा तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट का डिस्टेंस k, सेकंड का डिस्टेंस आप 2 पुट करेंगे तो √3 आ जाएगा, √3k, थर्ड मैक्सिमा का √5k। इस तरीके से मैक्सिमा आ गए। अगर मिनिमा निकालने होते तो आप क्या करते, P1 पे मैक्सिमा आता है हमें पता है, P2 पे क्या आता है मिनिमा, और वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होता है
इसके और इस लाइन के बीच में लेमडा का, तो यहां पर आपको 2n-1 लेमडा बाई 2 ना करके n लेमडा पुट करना है। और n लेमडा पुट करेंगे तो फिर आपका वहां पर जो आपके देखिए यहां पे क्या आ रहा है, √3 √5 ओड इंटीजर्स का अंडर रूट आ रहा है। वहां पे आपका क्या आएगा, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि मैक्सिमा के लिए आपका आएगा √n(k), सॉरी ये मैक्सिमा के लिए था और ये आपका मिनिमा के लिए। तो मिनिमा क्या आएगा, √1k √1k नहीं √2k। आप चाहें तो यहां पर 2n लिख लीजिए ताकि आपका इवन ही रहे। वो n को 1 पुट करेंगे तो √2k, फिर आप n को 2 पुट करोगे तो √4k। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने पोजीशंस निकाली nth ब्राइट और डार्क स्पॉट्स की। अब यहां पर आप एक बात ध्यान देंगे, जब आप इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, अल्टरनेट ब्राइट स्पॉट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो 2 ब्राइट स्पॉट्स के बीच का अंतर घटता जाएगा। ये आपका होमवर्क, आपको ट्राई करना है। आप ऐसे 5 मैक्सिमा लिख लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए और फिर आपको पता लगेगा कि जो आपके ब्राइट स्पॉट्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे उनके बीच का डिस्टेंस घटता घटता बहुत कम हो जाएगा। तो यहां तक हमने पढ़ा। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको आप करना चाहें तो वो ये है कि अगर रेक्टेंगुलर स्लिट यहां पर जो दी थी, यहां पर एक स्ट्रेट एज था, अगर ऐसा हो एक स्ट्रेट एज ऐसे दे दिया जाए और एक इससे काफी दूर ऐसे दे दिया जाए और यहां आपकी लाइट इंसिडेंट कराई जाए, तो स्क्रीन पर पैटर्न कैसा बनेगा, ये हमें कई बार पूछा जाता है। देखिए हमें पता है कि जो स्क्रीन के पास में जो स्ट्रेट पॉइंट है ये आपका P0 होता है, इसके पास में आपकी इंटेंसिटी ऐसे से करके फिर घट जाती है, यहां भी इंटेंसिटी आपकी ऐसे से घट के, तो बीच में आपका फ्लैट पोर्शन होगा और आपके पास में जो एज के पास का रीजन होगा वहां पे क्या होगा, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। लेकिन जब आप इनको बहुत क्लोज ले आओगे तो बीच का जो फ्लैट पोर्शन है ये आपका घट जाता है। ये दोनों ओवरलैप करते हैं, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, और आपको एक अलग तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टॉपिक इसमें बोला गया है कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट। अगर 2 एजेस को मिला के ये रेक्टेंगुलर स्लिट बना दी गई है, इस स्लिट पर लाइट अगर पड़ेगी तो आप ये मानेंगे कि ये एक एज था, इसके कारण इस एज के पास अल्टरनेट डार्क ब्राइट बनेगा और फिर बहुत जल्दी ही वो कांस्टेंट इंटेंसिटी देगा। सिमिलरली इस एज के पास में भी आपका अल्टरनेट डार्क ब्राइट बनेगा और फिर कांस्टेंट इंटेंसिटी देगा। तो बीच में आपकी फ्लैट लाइन आएगी इंटेंसिटी की और साइड में अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेंगी। अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये दोनों जो पैटर्न ओवरलैप करेंगे और आपको एक डिफरेंट तरह का पैटर्न मिलेगा, जिसको हम फर्दर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।